सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को फिजिकल एकेडमी में। एंड दिस इज शिवान हियर एंड आई विल बी योर एजुकेटर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। होप यू विल एंजॉय इट्स टुगेदर। ठीक है। ओके सो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा हमारे चैनल को। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे पास हमारे व्यूअर्स भी बढ़े एंड आपको भी फ़ायदा हो। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने ऑलरेडी 45% सिलेबस आईआईटी एग्जाम 2023 के लिए ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा कि कब हमारा लेक्चर सब शेड्यूल होगा। ठीक है। एंड अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखें प्लीज़ जाके हमारा चैनल को विजिट कीजिए। एंड वहाँ पे आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो का प्लेलिस्ट अच्छे से मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फिजिकल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सअप चैनल भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे जो जो असाइनमेंट हम सेंड करेंगे उसको सॉल्व करना है। उसके साथ साथ वहाँ पे हम जो नोट्स देंगे उसको अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके क्लास में आना है। ठीक है। हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी आगे आगे लेके आएंगे। जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा सितंबर की मंथ से, तब हम आपको असाइनमेंट वीडियो सॉल्यूशन देंगे इस यूट्यूब चैनल पे। उसके साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी लाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस तब तक। तो चलिए, हमने जैसे कि हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन सब था सॉलिड स्टेट का हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जहाँ पे हमने आयनिक क्रिस्टल पढ़ा, स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है पढ़ा, तो उसके बाद परबोक्साइड स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, हमने ये सब प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। ठीक है। तो होप कि आप लोगों को ऑलरेडी नोट भी मिल गया होगा उसका। तो एंड आप सब सिर्फ नोट लेके पढ़ भी रहे होंगे उसको। ठीक है। ऐसा नहीं कि नोट मिल गया तो हम तो बाद में पढ़ने वाले हैं, चलिए मज़े करते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी नोट आपको मिल रहा है क्लास के बाद, क्लास में नोट्स को थोड़ा देख लीजिए। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ आपको थोड़ा रफ नोट में उसको लिख लीजिए। उसके बाद आप प्लीज़ जाके नोट्स को रिव्यू कीजिए एंड उसको याद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है, आपको सीरियसली अगर रैंक चाहिए, अच्छा रैंक चाहिए, तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड। ठीक है। हमने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर कर लिए, डेंसिटी कवर किया था, रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्ड्स क्या क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है। एंड तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। इम्परफेक्शन मतलब देखिए, सबके बीच में इम्परफेक्शन होता है। ठीक है। हम जैसे कि जैसे कि हमने गैसेस स्टेट में पढ़ा था, आइडियल गैस एक आइडियल कंडीशन होता है। जैसे कि हमारा आइडियल स्टूडेंट होता है, हमें ऐसे लिखना होता है आइडियल स्टूडेंट के ऊपर। तो वैसे ही कुछ हमने गैसेस स्टेट में भी एक आइडियल कंडीशन पढ़ा था। लेकिन सब में एक्सेप्शन होता है। जैसे कि ये ह्यूमन सोसाइटी, एवरी ह्यूमन हैज़ इट्स ओन एक्सेप्शन। ठीक है। सारे मतलब हर एक ह्यूमन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जीना चाहता है। तो वैसे ही गैस एंड पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनका भी कैरेक्टरिस्टिक वो अपने तरह होता है। ठीक है। हर एक एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग कलर होता है, अलग डेंसिटी होता है, उनका पैकिंग अलग अलग होता है। वो कोई सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, कोई लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, कोई गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होता है। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। सब परफेक्ट नहीं होते, सब में इम्परफेक्शंस कुछ कुछ होते हैं। ठीक है। तो वैसे ही सॉलिड में भी इम्परफेक्शंस है। एंड उसी इम्परफेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए गैसेस स्टेट में हमने रियल गैस इक्वेशन पढ़ा। हमने तो आज हम क्या डिस्कशन करने वाले, इम्परफेक्शंस रिगार्डिंग सॉलिड्स। तो सॉलिड स्टेट में हमने जो यूनिट पढ़ा था, लैटिस पढ़ा था, क्रिस्टल पढ़ा था, वो कैसे एक दूसरे के साथ क्लोज पैक्ड होके बने रहते हैं ताकि हमें एक बेटर सॉलिड मिल जाए। तो ये सब, लेकिन उनके बीच में जब अरेंजमेंट होता है तब कुछ कुछ जगह में एक पॉइंट मिस हो जाता है, या फिर अरेंजमेंट में कोई अगर दिक्कत आ गया तो इम्परफेक्शन आ जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, परफेक्ट क्रिस्टल डोंट एग्जिस्ट। जैसे कि एक परफेक्ट ह्यूमन डोंट एग्जिस्ट, एक परफेक्ट आइडियल गैस इज नॉट एग्जिस्ट। एक परफेक्ट कंडीशन कभी एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है। तो वैसे ही परफेक्ट क्रिस्टल्स डोंट एग्जिस्ट, इवन बेस्ड क्रिस्टल हैव 1 पार्ट्स पर बिलियन डिफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है PPB मतलब पार्ट्स पर बिलियन, सॉरी अच्छे से लिख लेते हैं, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, वैसे ही होता है PPM पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो बेस्ट क्रिस्टल भी नहीं होता, डिफेक्ट तो कहीं ना कहीं होता ही है। ठीक है, वैसे ही इन एक्सेप्शन हर जगह में होता है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है एंड उसका कजेस भी है। हमें याद नहीं रहता कि क्या एक्सेप्शन होगा इनऑर्गेनिक में। जैसे कि मेन ग्रुप देख ले, मेन ग्रुप में हर एक एलिमेंट में बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो क्यों है इसका कॉज भी जानना बहुत ज़रूरी है। कॉज जानेंगे तो हमें याद रह जाएगा कि ये एक्सेप्शन जो हो रहा है ये इस डिफेक्ट के वजह से हो रहा है, या फिर इस कॉज के इस जो अरेंजमेंट या फिर इस प्रोसेस के बदले ये एक्सेप्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बेस्ट क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ना कोई डिफेक्ट होता ही है। ठीक है, तो बेस्ट क्रिस्टल हैव ऑल्सो 1 पार्ट्स पर बिलियन डिफेक्ट, 1 बिलियन में 1 डिफेक्ट होता ही होता है। ठीक है, तो डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शंस इन द रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न एंड मे बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर डायमेंशनलिटी। डायमेंशनलिटी मतलब पॉइंट वर्सेस एक्सटेंडेड। लैटिस एक्सटेंडेड होके रहता है, लैटिस होता है एक 3D रिप्रेजेंटेशन। तो जब वो एक्सटेंड करता है उनके बीच में जो पॉइंट होता है उनमें उनके बीच में जो इम्परफेक्शंस होता है उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट आर द इम्परफेक्शंस इन द रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न एंड मे बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर डायमेंशनलिटी। डायमेंशनलिटी मतलब हमने देखा कि जैसे कि यूनिट सेल्स हमारे होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं हमारे, वो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में 3D में प्रेजेंट होता है एक लैटिस के अंदर। ठीक है, तो उनके बीच में अगर कोई डिफेक्ट आ जाएगा, उनके बीच में अगर कोई इरेगुलरिटी आ गया उनके स्ट्रक्चर के बीच में, तो उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। ठीक है, देखिए तो चलिए उसको रफली क्लासिफाई किया गया है पॉइंट डिफेक्ट में एंड लाइन डिफेक्ट में। ठीक है, ओके, सो पॉइंट डिफेक्ट मतलब इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टल सब्सटेंस। एक क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल के बीच में अगर एक पॉइंट मिस हो गया, या फिर मान लीजिए कि हमने कल NaCl पढ़ा था। ठीक है, तो मान लीजिए NaCl में Cl माइनस जो फॉर्म करता है FCC इन NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल रिप्रेजेंटेशन, Cl माइनस जो आनायन होता है वो FCC फॉर्म करता है एंड Na प्लस जो कैटायन होता है वो रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, वो प्रेजेंट होता है Na प्लस प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एंड Cl माइनस फॉर्म करता है FCC। FCC मतलब कॉर्नर्स में रहेगा, उसके साथ साथ फेस सेंटर में भी रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि Cl माइनस एक कॉर्नर से रिमूव हो गया, या फिर मान लीजिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड से सोडियम आटम मिस हो गया, सोडियम आयन मिस हो गया, तो डिफेक्ट उस टाइप का जो डिफेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं पॉइंट। एक पॉइंट का मिस हो जाना एक आइडियल अरेंजमेंट में से, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो रहा है तो उसके उनके बीच में अगर एक पॉइंट मिस हो गया तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मतलब द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रोज ऑफ लैटिस पॉइंट। पूरा एंटायर रो ऑफ लैटिस रिमूव हो जाएगा अगर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में से, मान लीजिए कि एक लैटिस प्रेजेंट है एंड उस लैटिस में से एक पूरा लाइन अगर रिमूव हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो ये है सिंपल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को अगर हम डायमेंशनलिटी मतलब हमारे पास 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। डायमेंशनलिटी मतलब पॉइंट्स जो होते हैं वो किस तरह एक्सटेंडेड होते हैं। डायमेंशनलिटी मीन्स
जो यूनिट सेल्स होते हैं, या फिर आपको आप बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट एटम और आयन, वो किस तरह एक्सटेंड होते हैं एक प्लेन पे या फिर एक 3D अरेंजमेंट में, किस तरह स्पेस में एक्सटेंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं डायमेंशनैलिटी। ठीक है, तो उस डायमेंशनैलिटी को हमने चार टाइप का क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट वन इज योर जीरो डायमेंशनल, then the second one is your one dimensional, then two dimensional, then three dimensional। ठीक है, अगर जीरो डायमेंशनल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे देखा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, एक पॉइंट का एक लैटिस में से मिस हो जाना। वन डायमेंशनल मतलब पूरा लाइन में डिफेक्ट आ जाना, पूरा लाइन आइदर मिस हो गया या फिर उस लाइन का अरेंजमेंट जो है वो डिफॉर्म हो गया, तो उसको हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। सरफेस और इंटरफेस डिफेक्ट मतलब पूरा जो सरफेस है वहाँ पे अगर कोई आ जाए डिफॉर्मिटीज, उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल। एंड थ्री डायमेंशनल मीन्स वॉल्यूम में कोई डिफेक्ट आ जाना। ठीक है, तो इसको हम ये जो हमें सिर्फ अभी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, वहाँ पे हमें सिर्फ जीरो डायमेंशनल को कंसिडर करना होगा। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल को आप एमएससी में साथ जाके पढ़ सकते हैं, या फिर जो आप में से रिसर्च करेगा वो जाके पढ़ सकता है। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पे मेनली आपके सिलेबस में वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट मेंशन्ड है। ठीक है, मेनली ये चार डिफेक्ट ही मेंशन हुए हैं। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल आपका मेंशन नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाके इंटरनेट में से भी सर्च करके देख सकते हैं उसको, या फिर आप आगे जाके इसको पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स में देखिए, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया, ये क्रिस्टल लैटिस है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट हैं। वहाँ पे बीच में से एक पॉइंट अगर गायब हो गया, एक एटम अगर गायब हो गया, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे मिसिंग एटम है इस स्पेस में, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, चलिए, तो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, मान ले अगर मैं बात करूँ तो ऑल्दो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, येट क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट। कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, या फिर कभी कोई डिफॉर्म हो गया कहीं पे, या फिर कहीं पे एक पॉइंट मिस हो गया, तो वेदर कंडीशन कभी या ख़राब हो गया, तो वहाँ पे तब जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलेंगे तभी इम्परफेक्शन अराइज करता है। तो यूजुअली सॉलिड consists of an aggregate of large number of small crystals. These small crystals have defect in them. This happens when crystallization process occurs at first and moderate rate. ठीक है, तो single crystal are formed when the process of crystallization occurs at extremely slow rate. Even these crystals are not free of defects. The defects are basically irregularities in the arrangement of constituent particles. जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक रेगुलर अरेंजमेंट मान लीजिए कि हो रहा है, तो उसके बीच में अगर कोई डिफॉर्मिटीज आ गया या फिर कभी कोई एटम मिसप्लेस हो गया, तो तब हमारा इम्परफेक्शन हो जाता है। ठीक है, एंड कोई सॉलिड परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज होता है। ठीक है, उसी डिफॉर्मिटीज से हमें मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, तो डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ब्रॉडली स्पीकिंग द डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट आर द irregularities or deviations from the ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब हमारा एक लैटिस से एक पॉइंट या फिर एक एटम मिस हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अगर इंटर रोज में लैटिस पॉइंट में कोई इरेगुलरिटीज आ गया, तो उसको हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। तो अगर मैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात करूँ तो पॉइंट डिफेक्ट होता है थ्री टाइप: स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन नोट्स भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अच्छे से पढ़ लेना। ऑलरेडी मैं सोच रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी इसको 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है,
तो चलिए फिर से देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर याद नहीं है तो आपको याद भी आ जाएगा। तो लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो हमारे ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए आप लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डोंट डिस्टर्ब द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द सॉलिड, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता। स्टोइचियोमेट्री मतलब द रेशियो ऑफ द कैटआयन या फिर आयनाइन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि NaCl, इसमें स्टोइचियोमेट्री है 1:1। CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड में स्टोइचियोमेट्री है 1:2। नंबर ऑफ आयनाइन इज टू नंबर ऑफ कैटआयन, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइचियोमेट्रिक कंडीशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। इसको अच्छे से याद रखना, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में कोई डिस्टर्बेंस स्टोइचियोमेट्री में नहीं होता। दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट। बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज योर वैकेंसी डिफेक्ट एंड दूसरा इज योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट मतलब व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट। मान लीजिए कि एक लैटिस साइट में सम ऑफ द पॉइंट्स आर वैकेंट, ठीक है। द क्रिस्टल इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक पर्टिकुलर लैटिस है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिसिंग है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट आटम यहाँ पे एक प्लेस से मिसिंग है, तो उसी को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। मान लीजिए कि एक सब्सटेंस को लेकर हम हीट करें, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे कोई वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो वो तो वोलेटाइल हो जाएगा, वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम ज़्यादा हीट करेंगे तो वहाँ पे लैटिस में भी स्पेस आ जाएगा, वैकेंट स्पेस आ जाएगा, तो वहाँ पे वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर लैटिस में से ऐसे पॉइंट मिस होता जाए तो होल ओवर क्रिस्टल में डेंसिटी जो होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में से, वॉल्यूम तो डिक्रीज नहीं कर रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वो पर्टिकुलर वॉल्यूम में से अगर मास डिक्रीज हो रहा है, एटम्स डिक्रीज हो रहे हैं मतलब एटम्स का मास भी डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा, density will decrease. Mass is directly proportional to density. अगर mass decreases then density will also decrease, ठीक है। तो in case of vacancy defect your density is decreased, ठीक है। interstitial defect मतलब when some constituent particle atoms हो या molecules हो या फिर ions हो occupy an interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect, ठीक है। एंड दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। मान लीजिए कि सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर पैक्ड हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे हमें जो डिफेक्ट नज़र आएगा उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल साइट मतलब मान लीजिए कि ये एक आटम है, इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड्स जैसे कि हम बोल सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसे करके आटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट आटम प्रेजेंट है। तो ये साइड पे यहाँ पे अगर कोई जाकर आटम प्रेजेंट हो गया, स्मॉल इन साइज आटम, मान लीजिए कि NaCl भी मान लीजिए, ठीक है। NaCl में मान लीजिए कि एक सोडियम आयन जो है एक स्मॉल साइज में, कैटायन ऑलवेज स्मॉल साइज में होता है, आयन बड़ा साइज में होता है। अगर मान लीजिए कि स्मॉल साइज कैटायन आके इंटरस्टिशियल साइड पे लॉक हो गया, मान लीजिए कि इस साइड पर कोई आके पॉजिटिव आयन रुक गया, तो वहाँ पे जो डिफेक्ट आएगा उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड दिस पर्टिकुलर साइड पे डेंसिटी डिक्रीज करेगा, सॉरी डेंसिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम तो पर वॉल्यूम इंक्रीज करे ना, नंबर ऑफ एटम
इस पर वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज करा। तो अगर मास इंक्रीज करेगा, एटम इंक्रीज करा मतलब एटम का मास कुछ तो होगा। अगर मास इंक्रीज करेगा, एटम नंबर ऑफ एटम इंक्रीज किया तो मासेस भी इंक्रीज करेंगे। अगर मास इंक्रीज करा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए दिस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ओके। So, rather than simply vacancy or interstitial defect, they show these defect as Frankel defect and Schottky defect. ठीक है, अगर मैं Frankel defect के बारे में बात करूँ तो this defect is shown by ionic solids. In case of Schottky defect, this is basically a vacancy defect of ionic solids. Schottky and Frankel both shown by ionic solids. ठीक है, so the smaller ion, usually the cation, is dislocated from its normal site to the interstitial site. मान लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूंट एटम प्रेजेंट है, उनके बीच में जाकर कहीं पे आ गया कोई एटम या फिर आयन, तो उसको हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है होल ओवर, उसी को बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो इट क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। देखिए, हमारे पास जो टाइप्स है वहाँ पे हमने देखा कि वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है कि एक पर्टिकुलर वैकेंसी साइट से एक पर्टिकुलर एटम का रिमूव हो जाना, या फिर एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट मिस हो जाना, उसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर इंटरस्टिशियल साइट पे आकर एटम का रुक जाना, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि वो जो दो प्रीवियस डिफेक्ट था वो अराइज करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैटिस में, उसी पर्टिकुलर लैटिस में। वैकेंसी डिफेक्ट एक अलग लैटिस में, एक अलग सॉलिड में होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एक अलग सॉलिड में होता है। लेकिन जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वहाँ पे बोथ वैकेंसी डिफेक्ट एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसी लैटिस, उसी सॉलिड में, उसी एक पर्टिकुलर सॉलिड में जो आयंस प्रेजेंट हुए हैं वो क्या करते हैं, अपना जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे आकर बैठ जाते हैं, तो न्यू लोकेशन हो जाते हैं उनका, तो उसको हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, इट डजंट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी तो कोई चेंज नहीं होगा ना। लेकिन देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होता, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज। इंटरस्टिशियल साइट में density in interstitial defect density will increase, and in vacancy defect density will decrease, but in case of Frankel defect density will not change. Frankel defect is shown by ionic substance in which there is a large difference in their size of ions. मान लीजिए कि आयन बहुत बड़े बड़े एटम्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े आयन्स हैं, तो उनके बीच में जो स्मॉल इंटरस्टिशियल साइड क्रिएट होगा, जब वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो जो उनके बीच में जो वॉइड्स आएगा, वॉइड जो क्रिएट होगा, उनके बीच में जाकर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कैटन जाकर मिसप्लेस हो जाएगा, तो उसमें तो ये केसेस होता है फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच में। अगर मैं स्कॉटकी डिफेक्ट में बात करूँ तो ये भी आयोनिक सॉलिड दिखाता है। यहाँ पे क्या होता है कि in order to maintain electrical neutrality the number of missing cation and anion are equal। यहाँ पे cation as well as anion मिस हो जाते हैं। ठीक है, like simple vacancy defect, Schottky defect also decreases the density of the substance। number of such defect in ionic solid is quite significant। ठीक है, for example मान लीजिए कि in NaCl Schottky पेयर रिमूव हो गए at particular room temperature, and also इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे आप लोग, इसको छोड़ लीजिएगा। जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं इसको इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, जो चाहे एक्स्ट्रा पढ़ना उसको पढ़ सकता है, लेकिन इसका पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो सिंपलेस्ट स्कॉटकी इफेक्ट में क्या होता है, कैटायन एज वेल एज आनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एज वेल एज इक्वल नंबर ऑफ आनायन मिस्ड फ्रॉम एक पर्टिकुलर आयनिक लैटिस या फिर आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एक पर्टिकुलर साइट से आकर दूसरे जगह में रिप्लेस हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे फैकल्टी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इफ मोल्टेन NaCl containing a little amount of strontium chloride is crystallized, some of the sites of sodium ions are occupied by strontium ion. So each strontium ion replaces two Na plus ion. It occupies the site of one ion and the other site remain vacant, ठीक है। आयनिक चार्ज को देख लीजिए, सोडियम के ऊपर एक चार्ज है लेकिन स्ट्रोंशियम के ऊपर दो चार्ज है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जब एक स्ट्रोंशियम आएगा, स्ट्रोंशियम के ऊपर है टू पॉजिटिव चार्ज, तो वो रिप्लेस करेगा टू Na प्लस को। लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूं, चार्ज तो सेम हो गया, लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूं तो दो Na प्लस दो जगह में होंगे, लेकिन हमारे पास तो एक स्ट्रोंशियम आयन है, तो वो जाके एक को ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन दूसरा जो है वो वैकेंट रह जाएगा। तो वहां पे जो वैकेंसी क्रिएट होगा उसी को हम बोलेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है एक स्कॉटकी डिफेक्ट इज बिकॉज द आयंस ऑन नॉर्मली ऑक्यूपाइड साइट फॉर चेंज इन न्यूट्रलिटी देयर मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आनायन वैकेंसीज इन 1:1 कंपाउंड। NaCl में इक्वली एक आनायन मिक्स्ड है एंड एक कैटायन मिक्स्ड है, लेकिन इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट यहाँ से एक कैटायन आकर इन जो वॉइड स्पेस है वहाँ पे आ जाएगा, तो वहाँ पे जो डिफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये है एक क्लासिफिकेशन, सॉरी डिफरेंस टेबल है, जहाँ पे आपको दिया गया है, अच्छे से दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो तो फिर चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि द डिफेक्ट डिस्कस्ड सो फार डोंट डिस्टर्ब द स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। ओके तो उसको हमने दो तरह से क्लासिफाई किया, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अच्छे से समझिएगा, इससे क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझ के याद रखना है, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब metal excess defect is due to the anionic vacancies. Alkyl halide like in sodium chloride, potassium chloride show this type of defect when crystals of sodium chloride are heated in an atmosphere of sodium vapor. The sodium atom are deposited on the surface of the crystal. The chloride ion diffuse to the surface of the crystal and combine with the sodium atom to give NaCl, and this happens by loss of electron from the sodium atom to form sodium ions. The released electron diffuse into the crystal and occupy the anionic site. ये एक प्रोसेस दिया गया है जहाँ पे आपको ये कैसे होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होता है उसको आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली में, जब NaCl को लेकर NaCl क्रिस्टल को लेकर एक सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, तो सोडियम एटम्स क्या होंगे, जो गैसेस स्टेट में जो सोडियम होगा वो जाके क्रिस्टल के ऊपर कवर कर देगा, ठीक है, क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो जो Cl- आयन होंगे वो क्या करेंगे, सरफेस आकर NaCl बना लेंगे, जो सरफेस में Na+ होगा, ठीक है। सॉरी देखिए, पहले क्या होता है कि एक सोडियम एटम क्रिस्टल हमने लिया,
उसको हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम एटम आकर इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। सोडियम एटम आकर डिपॉजिट होता है, लेकिन हमारे पास क्रिस्टल में Cl माइनस भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, क्रिस्टल के ऊपर आकर क्रिस्टल के सरफेस में, मतलब बल्क से सरफेस को आकर, या फिर मान लीजिए कि जो सरफेस में जो क्लोराइड एटम प्रेजेंट होंगे, क्लोराइड आयन जो प्रेजेंट होंगे सरफेस पे, वो क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं। अगर वो सोडियम रिएक्ट करेगा, देखिए यहाँ पे एक आयन चार्ज है, तो यहाँ पे ये दोनों, इन दोनों के बीच में बॉन्ड होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप करना पड़ेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो जाकर जहाँ से Cl माइनस रिप्लेस हुआ था वहां पे जाकर अपना पोजीशन ले लेगा। समझ में आ रहा है आपको? एक Cl माइनस एक पर्टिकुलर साइड से ऊपर जाकर Na के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन Na को Cl के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। तो जिस साइड से क्लोराइड आयन रिमूव हुआ था, उस साइड पे आकर इलेक्ट्रॉन आके बस जाता है, तो उसी को हम बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। दिस हैपेंस by the loss of electron by sodium atom to form sodium ions. The released electron diffuse into the crystal and occupy the anionic sites, and as a result the crystal now has an excess of sodium atom. So देखिए, एक क्लोराइड आयन रिमूव हो गया, NaCl सॉल्ट फॉर्म हो गया क्रिस्टल के ऊपर। तो जब उसको हम रिमूव कर लेंगे, हमारा एक्चुअली में जो क्रिस्टल था वहाँ से क्लोराइड आयन रिमूव हो गया है एंड उसकी प्लेस में इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो हमारे पास रेशियो था 1:1, मतलब एक पर्टिकुलर सोडियम एटम के सराउंड 6 क्लोराइड एटम रहते थे, एंड एक पर्टिकुलर क्लोराइड एटम के अराउंड 6 सोडियम आयन रहते थे। तो अगर एक क्लोराइड एटम रिमूव हो गया, तो आपको नहीं लगता कि उसके रेस्पेक्टिवली Na का जो नंबर था वो इंक्रीज कर जाएगा? अगर तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास एज ए रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम एटम एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। This the anionic site occupied by the unpaired electron called F center. उसको F center को कैसे, F center का फुल फॉर्म है फार्बेंजेंटर, ठीक है, फार्बेंजेंटर फॉर कॉलर सेंटर। तो अब क्या होगा, जैसे कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्रिस्टल में, तो वो एक कलर शो करेगा। सोडियम का क्रिस्टल का जो कलर था, मतलब NaCl का जो क्रिस्टल कलर था, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते चेंज हो जाएगा। देखिए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो होता है कलर के कॉज, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया, या फिर आपको ये पता नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कलर शो कराता है, तो आपको मैं बाद में इसको समझा दूंगी। एक्चुअली में क्यों होता है, क्योंकि देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब वो एक्सपोज होगा टू द सराउंडिंग, वो क्या करेगा कि सराउंडिंग से एनर्जी लेकर एक्साइट हो जाएगा। तो एक्साइट होने के बाद, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में तो कोई भी स्टेबल नहीं होता, कोई भी एक्साइटेड स्टेट में कभी भी स्टेबल नहीं होता, आज तक स्टेबल कोई भी नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा, उसका नॉर्मल स्टेट को आने के लिए कोशिश करेगा। विद इन ए सेकेंड वो क्या करेगा कि एक्साइट हो जाएगा, एंड फिर तुरंत ही वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा अपने एग्जैक्ट स्टेबल स्टेट को। तो जब वो रिटर्न करेगा अपना स्टेबल स्टेट को, अपना ऑर्बिटल को, जो लोकेशन था, सॉरी, जो अपना स्टेबल स्टेट को जब वो लौटेगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। हमारे पास एनर्जी का कलर का एक डायग्राम होता है ना, जो रेनबो कलर होता है, उनका एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है। उसका मैं आपको एक काम करती हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है, कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर रिटर्न करेगा अपना स्टेबल स्टेट को, वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, वो पर्टिकुलर एनर्जी जिस कलर के रेंज में आएगा, वो क्रिस्टल उसी एनर्जी को शो करेगा। समझ में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज किया,
वो रिलीजिंग एनर्जी जिस कलर का रेंज में आएगा वो कलर क्रिस्टल शो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि वो येलो कलर के रेंज में आता है। दिस इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl एंड द कलर रिजल्ट बाय द एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने बोला, एंड दे absorb the energy from the visible light falling on the crystal. Similarly, excess of lithium makes lithium chloride ion crystal pink and excess of potassium chloride make crystal violet, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि सोडियम आटम जो होता है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एफ सेंटर के बाद, एफ सेंटर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके जब वो आनायनिक का साइड में प्रेजेंट हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, एक्साइट होगा, एक्साइट होकर वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब वो स्टेबल स्टेट में आएगा, एनर्जी रिलीज करने के बाद वो पर्टिकुलर एनर्जी जिस कलर के रेंज में लाई करेगा, वो पर्टिकुलर क्रिस्टल वो कलर शो करेगा। तो इसीलिए सोडियम क्लोराइड जो है वो येलो कलर शो करता है, एंड लिथियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टल पिंक कलर शो करता है, एंड पोटेशियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है वो वायलेट कलर शो करता है, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। Okay, so zinc oxide is white in color at room temperature, but on heating it loses oxygen and turns yellow. So now there is excess of zinc in the crystal, and the formula becomes Zn1 plus 1 plus X. ठीक है, excess of Zn2 plus ion, zinc ion move to the interstitial site and the electron into the neighboring interstitial site, ठीक है। ओके, तो ये हुआ मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर मेनी सॉलिड व्हिच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइचियोमेट्रिक पोजीशन एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कंपेयर टू द स्टोइचियोमेट्रिक proportion, ठीक है। A typical example of this is iron oxide, ठीक है। आयरन ऑक्साइड मोस्टली फाउंड विद द composition of Fe 0.95O. It may actually range from 0.9 Fe 0.93O to Fe 0.96O, ठीक है। एक्चुअली में मेटल डेफिशिएंसी हो जाता है, तो इन द क्रिस्टल ऑफ आयरन ऑक्साइड they are some of the Fe2 plus cation are missing, and the loss of positive charge is made up by presence of a required number of Fe3 plus ion. Okay, तो कीप ओके, सो यहाँ से आपको पता चला कि मेरा डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है। तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये सोडियम आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन। यहाँ पे एक क्लोराइड आयन रिमूव होके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इसके प्लेस में आ गया, तो वहां से आपका एफ सेंटर अरेज हुआ, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक डिफेक्ट है, दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। एक एटम यहाँ से रिमूव हो गया, ये जो पोजीशन है यहाँ से एक एटम रिमूव हो गया, कॉन्स्टिट्यूट एटम, लेकिन सेल्फ इंटरस्टिशियल में एक एक्स्ट्रा आयन बाहर से आकर इसका इंटरस्टिशियल साइड में ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसका होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट मीन्स एक फॉरेन एटम आके लाई करेगा इसका अंदर, एंड इंटरस्टिशियल फॉरेन एटम। ओके, सो यहाँ से एक वैकेंसी डिफेक्ट अराइज हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ एक एक्स्ट्रा एटम आके अराइज हो रहा है। दिस इज योर स्कॉटकी डिफेक्ट एंड दिस इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फिर चलिए, ये होता है आपका डिफेक्ट के बारे में। आपका कोर्सेस में जितना मेंशन था डिफेक्ट को लेकर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अगर एक पर्टिकुलर एटम में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब ई माइनस, ठीक है, पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है,
तब वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे कि हमारा अर्थ, मान लीजिए अर्थ का एक अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब वो सन के अराउंड मूव करता है, जब वो सन के अराउंड तो अराउंड जब वो मूव करता है तो उसका एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। सन का एवरी इंटरस्टेशियल ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। हम भी, सिर्फ इंटरस्टेशियल ऑब्जेक्ट भी नहीं, हम भी, हर एक इंसान का भी एक एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमारा जो बॉडी में जो एक्चुअली में जो जब कोई भी मैकेनिज्म होता है, हमारा ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन हमारा आता है, हम जो जो भी काम करते हैं वो सारे सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से बनता है। जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, न्यूरॉन्स का एंड में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा हर ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है, एंड ब्रेन वो इंफॉर्मेशन को कैरी करके अपना एक्शन को भेजता है। वो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से मूव करता है आके हमारा, तो तभी हम काम करते हैं, तभी हमें कुछ समझ में आता है, तभी हमारा हम फटाक से एक्शन लेते हैं। जैसे कभी कभी हम ऐसे भी, मान लीजिए कि आपके ऊपर एक मच्छर आके बैठ गया, तो कभी कभी आप खुद को नहीं पता कब आप उसको मार रहे हैं, ठीक है, तो फटाफट एक्शन आ जाता है। तो ऐसे क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से ही कैरी होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। ये एक स्पिन है, तो ये जब स्पिन करता है अराउंड द न्यूक्लियस, it will produce a magnetic field। ये है फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने के साथ साथ खुद के अराउंड भी मूव करता है। जैसे कि हमारा अर्थ को ही देख लीजिए, अर्थ भी खुद के अराउंड, अर्थ का एक एक्सिस होता है, वो खुद के एक्सिस के साथ मूव करने के साथ साथ, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो अर्थ है, मान लीजिए कि ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, एंड वो एक इस तरह कुछ पाथ में अर्थ हमारा मूव करता है। सॉरी, सन का साइज अर्थ से बहुत बड़ा होता है, मैंने यहाँ पे छोटा दिखा दिया। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो अर्थ होता है वो जब सन के अराउंड मूव करता है, वो सन के अराउंड मूव करने के साथ साथ खुद के एक एक्सिस के अराउंड भी मूव करता है। तो इसीलिए हमारा तो डे नाइट क्रिएट होता है। डे नाइट क्यों क्रिएट होता है? जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो खुद के एक्सिस के अराउंड मूव करता है, तो इसीलिए जब एक सन के साइड में जो पार्ट होता है अर्थ का, वहाँ पे दिन होता है, एंड सन से पीछे जो साइड होगा, देखिए सन को फेस करके ये साइड है, तो यहाँ पे दिन होता है, एंड सन को पीछे करके ये साइड है, यहाँ पे तब तक रात होगा। तो वो जब खुद के अराउंड भी रोटेट होता है एंड अर्थ के अराउंड भी रोटेट होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ में भी होता है। इलेक्ट्रॉन एक खुद के एक्सिस में अराउंड, एक्सिस के अराउंड भी मूव करते हैं, उसके साथ साथ न्यूक्लियस के अराउंड भी मूव करता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। देखिए, एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ इट। द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे छोटा पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो उसी से सब इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिकल फील्ड जनरेट हुआ है। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट। ईच एटम में ईच इलेक्ट्रॉन जो है वो टीनी मैग्नेट के तरह बिहेव करता है। इसको अच्छे से याद रखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम टू टाइप ऑफ मोशंस। फर्स्ट वन इज योर ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दूसरा इज योर स्पिन अराउंड द ओन एक्सिस, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जब वो स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज स्पिन करता है ना, तब क्या होता है, उसका एक खुद का एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो होता है। इसको आप अगर एनएमआर पढ़ेंगे, एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी,
तब आपको डिटेल में पता चलेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस है। या फिर आप जब अगर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप उससे उससे भी बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीइंग ए चार्ज पार्टिकल एंड अंडरगोइंग दिस टाइप ऑफ मोशंस कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल लूप ऑफ करंट व्हिच पॉजेसेस ए मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है क्यों जनरेट होता है, क्यों द ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक साइड से एक जो हमारा जो वायर्स होते हैं, वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है एक्चुअली में, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब आपको पता होगा कि एवरी चार्ज पार्टिकल हैज इट्स ओन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर होगा तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अराउंड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे हम लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव मतलब मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे मूव कर रहा है तो उसी से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड भी जेनरेट होके मूव करेगा। होप कि आप लोग इमेजिन कर रहे हैं। ये पार्ट को देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये एक एक्सिस है, या फिर अगर मैं अच्छे से बनाऊँ आप लिखिए, स्पेस तो नहीं है, ओके यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक एक्सिस है, मान लीजिए कि ऐसे करके आपके पास इलेक्ट्रिकल वेव मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिकल वेव भी कुछ इस तरह मूव करने लगेगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि दिस इज योर इलेक्ट्रिकल वेव and this is your magnetical wave, and electrical wave and magnetical wave are perpendicular to each other। जब वो एसोसिएट होके मूव करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जब शो करता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन बीइंग ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग दिस मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज द small loop of current which causes magnetic moment. Thus, each electron has a permanent spin and its orbital magnetic moment associated with it. Magnitude of this magnetic moment is very small and is measured in the unit of Bohr's magneton. मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बोर्स मैग्नेटन, ठीक है। तो ये है मेनली 5 कैटेगरीज based on the magnetic properties. Substances classified into 5 categories: paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, फेरीमैग्नेटिक। आपने ऑलरेडी पारा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक को सुना होगा। फेरो जो होता है उसका बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, सबसे बेस्ट कंडीशन होता है, बेस्ट मैग्नेट होता है, बेस्ट मैग्नेट एवर। पैरामैग्नेटिक उससे थोड़ा रेंज कम होता है। डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होता। एंटी फेरो एंड फेरी उनके बीच में लाई करता है। तो कैसे होता है हम उसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं मैग्नेटिज्म के बारे में बात करूं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। आप सबको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में एक डायरेक्शन होता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जाकर वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख लें तो वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा एंड वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। एंड दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। Paramagnetism is due to the presence of one or more unpaired electron, ठीक है, which are attracted by magnetic field. तो O2 is a paramagnetic substance, copper 2+। copper 2+ के कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 29। उसका स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना 10 + 18 हुआ।
उसके बाद 4:3D9। 3D9 मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये अगर डी ऑर्बिटल में 5 सब सेल होते हैं, 3D9 के मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉपर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी है। अगर कॉपर 2+ तो ये जो वैलेंस सेल का बाहर का जो इलेक्ट्रॉन अगर ये रिमूव हो जाएगा तो कॉपर 2+ का ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस विल बी योर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच शोज पैरामैग्नेटिज्म। Fe3+ का खुद से बना के देखिए। आयरन का इलेक्ट्रिक हमारा क्या होता है, आयरन का होता है 26। अगर उसका डी ऑर्बिटल के बारे में मैं बात करूं, Fe3+ मतलब 4s2 वहाँ पे भी रिमूव हो गया होगा। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे मतलब हमारे पास बचेगा क्या, 3d5 बचेगा। तो 3d5 मतलब आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 सबसेल में प्रेजेंट होंगे, तो वो भी पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा। क्रोमियम 3+ भी वैसे ही। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन हमारे पास वीबीटी थ्योरी के अनुसार, वीबीटी थ्योरी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अनुसार हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो उसको डायमैग्नेटिक बोला जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एमओटी दिस इज पैरामैग्नेटिक। आप केमिकल बॉन्डिंग में भी O2 का अगर आप मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है। आप लोग तो अभी बॉन्डिंग में पढ़ रहे होंगे ना, आपको फेज सार भी पढ़ा रहे होंगे, तो आपको वो एमओटी डायग्राम के अराउंड बता देंगे कि O2 कैसे पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो देखिए, this is the orbital motion around the nucleus and this is the spin of the electron around its own axis। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एंड इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट शो हो रहा है वो ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, सो पैरामैग्नेटिक क्या होता है आपको समझ में आया। अब चलते डायमैग्नेटिक की तरफ। Diamagnetic substances are weakly repelled by a magnetic field. H2O, NaCl, benzene is such type of substances are diamagnetic. They are weakly magnetized in a magnetic field in the opposite direction. Diamagnetic is shown by those substances in which all the electrons are paired and there is no unpaired electron. Pairing of an electron cancels their magnetic moment and they lose their magnetic character. जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तब उसका स्पिन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो उसका स्पिन हो जाएगा अपर, और एक मान लीजिए और एक उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे का स्पिन को कैंसिल कर दें, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फेरो मैग्नेटिक के, तो फ्यू सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोनियम, chromium oxide, they are attracted very strongly by magnetic field. Such substances are called ferromagnetic substance. Besides strong attraction, these substances can be permanently magnetized to a solid state. The metal ions of ferromagnetic substance are grouped together into small regions called domains, ठीक है। Each domain acts as a tiny magnet in an unmagnetized piece of ferromagnetic substance. The domains are randomly oriented and their magnetic moment are cancelled, ठीक है। ओके, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ये आपका नया टर्म है, ये दोनों एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म। तो सब्सटेंसेस लाइक मैंगनीज ऑक्साइड शोज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरो में क्या होता है, देखिए ये बी है एंटी फेरो एंड दिस सी है फेरी मैग्नेटिक, दिस इज एंटी फेरो। फेरोमैग्नेटिज्म में
सारे के स्पिन जो होते हैं वो अपर साइड में होते हैं, एक दूसरे का स्पिन को वो कैंसिल नहीं करते। फेरो में इस तरह होता है। एंटी फेरो में क्या होता है, एंड वो अलग अलग सब सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेल में दो प्रेजेंट हो गए, अलग अलग सेल में प्रेजेंट होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड उनका स्पिन जो होगा एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन इन केस ऑफ एंटी फेरो अलग अलग सेल में प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो एक दूसरे का स्पिन को कैंसिल कर लेंगे। अगर वो एक दूसरे का स्पिन को कैंसिल कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैंसिल हो जाएगा। फेरो का अपोजिट होता है एंटी फेरो। फेरो में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते स्पिन्स, लेकिन इन केस ऑफ एंटी फेरो द स्पिन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैंसल ईच अदर, तो वहां पे इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। अगर मैं बात करूँ फेरी मैग्नेटिज्म के बारे में, तो फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रेजेंट होते हैं, एज इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म में जैसे कि हमने कॉपर में देखा, कॉपर में क्या होता है, एक डी ऑर्बिटल ये है। कॉपर में क्या होता है कि 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D3D9 होता है, ठीक है। तो 3D9 में क्या होता है कि ये सारे के सारे पेयर्ड हो जाते हैं, एंड ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। या फिर मैं अगर बात करूँ, मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ कोबाल्ट के बारे में, अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट 2+ की, तो वहां पे क्या होता है 4 5। कोबाल्ट का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है आयरन कोबाल्ट 3D7 4:2। इसका होता है 3D7, कोबाल्ट का होता है 3D7 4:2, एंड कोबाल्ट 2+ का होगा 3D7। उसके पीछे भी और सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन 1:2 2:2, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो 3D7 होगा, 3D7 को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है एंड 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। देखिए ये एक ही सेल में पेयर्ड हो गए, लेकिन इन केस ऑफ फेरी मैग्नेटिक अलग अलग सेल में पेयरिंग होता है। ये किसे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट सॉरी सब सेल में प्रेजेंट होंगे एंड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक एक ही सेल में, एक ही सब सेल में कैंसिल हो जाते। तो यहाँ पे समझ में आया, इस स्ट्रक्चर्स में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है पैरामैग्नेटिक के बारे में, फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। यहाँ पे डिफरेंस आपको दिया गया है, एंटी फेरो ऑर्डरिंग कैसे कैसे होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर ले, कैंसिल करते हैं। फेरोमैग्नेटिक का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे अच्छे से दे दिया, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा डिफरेंस भी दिया है, डिफरेंशियल डायग्राम, कैसे कैसे उनका प्रॉपर्टीज होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या रहता है एंड उसका एग्जाम्पल क्या रहता है, ठीक है। तो होप कि आपको जब नोट मिलेगा आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमारा क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, एंड इसमें आधा ऐसे कॉन्सेप्ट था जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा 12th में से, 12th से आपको ऑलरेडी पता होगा। तो टेक केयर गाइज, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, एंड आपको जो भी कभी भी डाउट आ रहा है या फिर कोई क्वेरीज है, मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। एंड जो बच्चा बोल रहा था मुझे इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, उसको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश में नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे हिंदी लैंग्वेज के बच्चे हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम जो है वो हिंदी से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इंग्लिश से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छे से समझाने के लिए मुझे हिंदी में ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो होप कि आपको मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड वीडियो को, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया, आपने एंजॉय किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर रिसीविंग दिस फ्री कंटेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट अस, हम भी आपको बदले में सपोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है।
हम आपको पहले सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम मांग रहे हैं आपको सपोर्ट, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज सपोर्ट अस एंड लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, होप कि आप सब ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।